नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह काफ़ी संवेदनशील है। संवेदनशील इसीलिए है क्योंकि यह हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था से, रक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है वन रैंक वन पेंशन, यानी कि OROP, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में जानते होंगे। इस पर क्या अभी हालिया बात हुई है? आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से इस पर काफ़ी कुछ किया जा चुका है। जो पूर्व सैनिक थे कई बार हड़ताल पे आए, सुप्रीम कोर्ट का दखल इसमें हुआ, सरकार भी इस पे काम की थी, वन रैंक वन पेंशन को जारी भी कर दिया गया। फिर यह मुद्दा हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में आ गया है, इस पर हम बात करेंगे। छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अभी हाल में ही क्या हुआ है कि भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर जारी क्या है वो सर्कुलर, उस पर हम बाद में बात करेंगे। आप ये समझिए कि एक सर्कुलर जारी हुआ है, उस सर्कुलर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाते हुए सरकार से कहा है कि आप जल्द से जल्द इस सर्कुलर को, ये जो अधिसूचना आपने दिया है, इसे वापस लीजिए। अभी 13 मार्च को ही सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हुआ। 3 जजों की बेंच है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें जो हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और काफी सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक क्या क्या अपडेट हुआ है इस मुद्दे पर, सरकार यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द रखे। साथ ही उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय को यह कोई अधिकार नहीं है कि वह कानून को अपने हाथ में ले। यहां ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट यहां भी नहीं रुकती है। DY चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि रक्षा सचिव जो है स्वतः अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हों। देखिए, यह मुद्दा जो है यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब समझ लीजिए, शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रक्षा सचिव जो हैं वह सुप्रीम कोर्ट में आए। ठीक है, तो यह मुद्दा अब बढ़ेगा और संभव है कि इन चीज़ों पर UPSC की नज़र पड़े, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, देश की सुरक्षा व्यवस्था है, सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। इसकी अगली सुनवाई जो है 20 मार्च को रखी गई है। तो देखना यह होगा कि जब अगली सुनवाई होगी तो सर्कुलर क्या दोबारा रिवाइज करवाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार उस पर क्या निर्णय लेगी, इन सभी चीज़ों को नज़र रखते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मतलब आप एक बैकग्राउंड समझ गए हैं कि क्या यह मुद्दा है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि UPSC के लिए नजरिए से हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्या पढ़ना है, वहां हम पहुंच जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुर्खियों में यह मुद्दा क्यों है। अब जैसा देख रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन की बात की जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जो पूर्व सैनिक पहले भी हड़ताल पे रहा करते थे, हाल फिलहाल में भी देखेंगे आप, अखबारों की कटिंग पे नजर दौड़ाएंगे, न्यूज चैनल में देखेंगे तो फिर से जंतर मंतर वगैरह पर धरना प्रदर्शन जारी है। इन सभी चीजों के बीच क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया राशि पर नोट दाखिल करने का निर्देश दिया है। नोट दाखिल क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखना यहाँ कि बकाया राशि की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार को यह बताना होगा, यह नोट की बात की जा रही है कि नोट दाखिल करना है तो क्या है उसमें। देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को यह बताना होगा कि कितना भुगतान बकाया है, यानी कि इस पेंशन योजना के तहत जो पूर्व सैनिकों का बकाया बचा है वह कितना बकाया है, आप इसकी पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। और इतना ही नहीं, यह जो बकाया राशि बाकी है उसे कितने टाइमलाइन में आप चुका देंगे, यानी कि जो पेंशन कर्मी हैं उनको आप कब तक इसका लाभ दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट यह बात सरकार से पूछ रही है। इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदु और क्या हो सकते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। देखिए, वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए रक्षा मंत्रालय को पेंशन के बकाया राशि को किस्तों में भुगतान करने की अधिसूचना को वापस लेने के लिए कहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलेशन जारी किया था। अच्छा, उस सर्कुलेशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो पेंशन कर्मी हैं पूर्व सैनिक, उनका जो भी पेंशन बाकी है हम उनको एक मुश्त ये नहीं दे पाएंगे। सरकार अपनी असमर्थता जाहिर कर रही है। सरकार कह रही है कि हम किस्त वाइज देंगे आपको, 1 2 3 4 किस्त तक जाते जाते हम सारा पैसा दे देंगे। इसी बात को लेकर के सारा मसला फंसा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह जो आप किस्त में देने की बात कर रहे हैं, इस अधिसूचना को आप पहले वापस लीजिए, क्योंकि मैंने जो पहले आपको गाइडलाइंस दिया था उसके खिलाफ ये बात है। ठीक है,
दरअसल पूर्व सैनिकों के एक समूह द्वारा याचिका दायर की गई थी, पीआई लेकर के ये पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, और उसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र एक ही किस्त में उनकी जो भी बकाया राशि है उसका भुगतान कर दे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी पहल भी की है, कम से कम पूर्व सैनिकों के पक्ष में। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ओआरओपी योजना के तहत 1.6 मिलियन सैन्य पेंशन भोगियों को सभी बकाये का एक बार भुगतान करना देश के व्यापक हित में नहीं होगा। ध्यान रखना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप एक मुश्त क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, जो किस्त के हिसाब से आप सर्कुलेशन जारी किए हैं उसे वापस लीजिए, तो सरकार ने अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार यह कह रही है कि जो पेंशन भोगियों की संख्या है वह 1.6 मिलियन सैन्य पेंशन भोगी हैं। तो इनका जो ये इतने बड़े आंकड़े जो हैं, इनको यदि हम एक साथ भुगतान राशि करते हैं उसमें हम असक्षम हैं, वह राष्ट्रीय हित के लिए बहुत सही नहीं है। देश का जो राजकोषीय घाटा है संभव है वह बढ़ सकता है। तो सरकार इन सब चीजों पर बात कर रही है। ओआरओपी नीति क्या है, जरा इसे हम देख लेते हैं। देखिए, सशस्त्र बलों के कर्मियों को समान रैंक और समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन का भुगतान इसके तहत किया जाता है, भले ही उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। यहां ध्यान रखना है, समान रैंक, वन रैंक वन पेंशन। देखिए, मैं बार बार कई लेक्चर में आपसे कहा हूं कि यदि आप जो टॉपिक होता है ना उसके कीवर्ड को समझ लेंगे, उसके शब्दार्थ को समझ लेंगे, तो आपका आधा जो समस्या है वो तो वही समाप्त हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन की बात की जा रही है, यानी कि दो अधिकारी हैं, यदि उनका रैंक समान है तो पेंशन जो है उनका समान होना चाहिए, यही बात की गई है। भले ही इनके दोनों के बीच जो है सेवानिवृत्ति की तिथि अलग अलग ही क्यों ना हो, अलग अलग वर्षों में वो रिटायर क्यों ना हो रहे हों। इस प्रकार ओआरओपी का तात्पर्य समय समय पर वर्तमान पेंशन भोगियों और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को पाटने से है। इसकी प्रक्रिया है, उसे हम समझाएंगे। देखिए, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि एक अधिकारी है, सैन्य अधिकारी हैं, जो 15 वर्ष का सर्विस दिए हैं, वो भारतीय आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में 15 वर्ष की सर्विस दिए हैं। मान लेते हैं कि वह 1985 से 2000 ईस्वी तक वह सेना में रहे हैं, आर्मी में रहे हैं, ठीक है, और 2000 ईस्वी में वह रिटायर किए हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है, उन्हें जो है 2010 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के समान पेंशन मिलेगी, यही बात की गई थी कि यानी कि वह जो 2000 में रिटायर किए हैं और कोई अन्य अधिकारी है जो 2010 में रिटायर करता है, तो इन दोनों के बीच जो पेंशन की राशि होनी चाहिए वह एक समान होनी चाहिए, चूंकि इनका रैंक भी एक समान है। इस बात को ध्यान रखिए। इस प्रणाली के तहत कार्मिकों की पेंशन की गणना के लिए प्रचलित प्रणाली अंतिम आहरित वेतन पर आधारित थी, यानी कि मान लीजिए जब वो व्यक्ति रिटायर होने वाले हैं, जैसे कि 2000 ईस्वी में मैंने कहा कि इसमें ये रिटायर होने वाले हैं, तो 2000 ईस्वी में उनका वेतन कितना था, मान लेते हैं 2000 ईस्वी में उनका वेतन जो था वह 50,000 रुपया था, ठीक है। तो अंतिम राशि को ध्यान में रखा जाता था कि उनका वेतन जितना होगा उसका कुछ हिस्सा उसके आधार पे उनको पेंशन दिया जाएगा। अब ध्यान रखना है, मान लीजिए 2000 ईस्वी में कोई अधिकारी हैं, उनका जो है वेतन 50,000 है, तो अगर यहाँ पे वो 2000 में रिटायर होते हैं तो इसके आधार पे जो परसेंटेज तय किया जाएगा वह उनको पेंशन की राशि बाकी उनको जीवन भर मिलता रहेगा। यहाँ ध्यान रखना है, 2010 में कोई अधिकारी रिटायर हो रहा है, समय के साथ जो राशि है वेतन का वह तो बढ़ता जाएगा, तो 2010 में इसी रैंक के अधिकारी का जो वेतन हो जाएगा वह मान लेते हैं 70,000 हो गया। तो आप देख लीजिए, अगर पहले वाली नीति रखते तो 50,000 के हिसाब से उनका जो पेंशन है वो तय होगा, तो 2010 में 70,000 के हिसाब से उनका पेंशन तय होगा। तो मान लीजिए कि इस हिसाब से अगर तय करते हैं तो दोनों की राशि जो पेंशन राशि है वो अलग अलग हो जाएगी, जबकि दोनों समान रैंक के ही अधिकारी थे। आप समझ गए इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहीं जाकर के पूरा मुद्दा फंसा हुआ था, जिसको सरकार ने अच्छे से निपटान भी कर लिया था। अब इसे में समझिए, सेवा की लंबाई मायने नहीं रखती थी, जो ध्यान में रखा गया था वह कर्मियों द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन था, जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की है। इसमें समस्या यह थी कि 1995 में, वही बातें जो मैंने आपको समझाया है उसको समझ लीजिए, यह थी कि 1995 में जो सेवानिवृत्त हुए एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है, को 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कोई कर्नल हैं,
उसकी तुलना में लगभग 10% कम पेंशन प्राप्त होता था। ध्यान रखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वह 1995 में रिटायर होते हैं, एक कर्नल जो है वह 2006 में रिटायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे अंतर, तो पेंशन में जो लेफ्टिनेंट जनरल है उन्हें कर्नल की तुलना में 10% कम पेंशन प्राप्त होता है, भले ही उनकी सेवा की अवधि क्यों ना समान हो रहा हो। मान लीजिए इन्होंने भी 15 साल सेवा दिया, उन्होंने भी 15 साल सेवा दिया, फिर भी इनका पेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1995 में सेवानिवृत्त होने वाले एक जवान को 2006 के बाद से सेवानिवृत्त हुए अपने समकक्ष की तुलना में लगभग 80% कम पेंशन मिलेगी। पूर्व सैनिकों द्वारा OROP की मांग पेंशन के इस असमानता से छुटकारा पाने के लिए था। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने बताया तुलना करके कि किस तरह से समान अवधि तक उन्होंने सेवा दिया है इंडियन आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, लेकिन बावजूद जब वो रिटायर कर रहे हैं उनका रैंक एक है, अगर वो जवान है तो दोनों ही जवान हैं, अधिकारी हैं तो दोनों ही अधिकारी हैं, बावजूद इसके उनके जो पेंशन मिलने की राशि है उसमें काफी अंतर देखा जा रहा था। तो इसी बात को लेकर के प्रदर्शन था जिसे सरकार ने मान भी लिया था। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके खिलाफ क्या तर्क है, यानी कि OROP यदि गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है तो उसके खिलाफ क्या क्या तर्क हैं, जरा उसे समझते हैं। देखिए, इस योजना के क्रियान्वयन से राजकोष पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि पेंशन की जो यहाँ दर है वह बढ़ रही है। ठीक है, और अगर मान लीजिए पेंशन की दर अभी 2023 में जो अधिकारी रिटायर होते हैं तो उनका जो पेंशन का दर बढ़ेगा, उसी हिसाब से जो पिछले वर्षों में रिटायर अधिकारी हैं उन पर भी लागू हो जाता है। यदि सरकार बढ़ाती है तो क्या होगा, इस तरह से राजकोषीय घाटा बढ़ता जाएगा, जो राजकोष पर जो बोझ है वह बढ़ता जाएगा और भारत के लिए यह बहुत अच्छा नहीं होगा, वित्तीय बोझ बढ़ता चला जाएगा, जिसका हवाला अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है। वार्षिक वित्तीय बोझ 8,000 से 10,000 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है। अब ये आंकड़ा देख लीजिए कि अपने आप में कितना बड़ा आंकड़ा है। यह राशि वेतन के हर संशोधन के साथ बढ़ती जाएगी और ये आंकड़ा अभी फिक्स नहीं है। जब जब वेतन का हर संशोधन होगा उसके साथ पेंशन की यह राशि बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह की मांग अन्य अर्धसैनिक बलों जैसे कि CAPF होता है या असम राइफल्स हैं, SSB के जवान हैं, उनके द्वारा भी किया जा सकता है और किया ही जा रहा है, क्योंकि अगर इनके साथ यह है तो यह भी कहेंगे कि मेरे साथ भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू कीजिए। हमारे भी जो CAPF है या असम राइफल्स है या SSB है या फिर जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस बलों में भी इस तरह की मांग शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे भी जो सेवा शर्त है वह इनके जैसा ही कर देना चाहिए। तो यह तो खिलाफ में हो गया, लेकिन पक्ष के तरफ चलते हैं। OROP के पक्ष में क्या बातें कही जा रही है, देखिए, जो भी वरिष्ठ सैन्य कर्मी हैं उनका कहना है कि जब आप 1 रैंक 1 पेंशन जारी करते हैं, समान रैंक के 2 अधिकारी हैं, समान अवधि तक उन्होंने सेवा भी दी है, तो उनको आप यदि एक जैसा पेंशन देते हैं उससे क्या होगा, एक तो जस्टिस होगा, न्याय होना जरूरी है, साथ ही न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक तो न्याय होगा दोनों पक्षों के बीच में, इक्विटी की बात की जा रही है, यानी कि समानता का भाव आएगा अधिकारियों में या जवानों में भी, साथ ही सम्मान। देखिए, यह ठीक है, सम्मान व्यक्ति के अलग अलग अपना एक व्यक्तिगत जो भावना है वह है, लेकिन आप जब प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो सम्मान का भाव वेतन से और उसकी जो सेवा शर्त होती है उससे काफी जुड़ा हुआ मसला हो जाता है। तो सम्मान का भाव आएगा उनके बीच में, और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि जो हमारे सेना के जवान हैं, जो अधिकारी हैं सेना के, यदि वह उन्मुक्त रूप से अपने कार्य को कर सकेंगे तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे लिए काफी हितकर होगा। तो यह बातें की जा रही है। नागरिक समकक्षों की तुलना में कम वेतन की स्थिति से सैन्य कर्मियों का मनोबल भी कम होगा, क्योंकि देखिए, हमारे जो सैन्य कर्मी होते हैं बहुत ही विषम परिस्थिति में जीवन यापन करते हैं। वहाँ अगर आप बॉर्डर पे देखेंगे तो जितने सुख सुविधा के साथ हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, जैसे मैं इस स्टूडियो में हूँ तो यहाँ AC है, गर्मी बाहर कितनी भी टेम्परेचर है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारे सेना के जवान होंगे, मान लीजिए वह बॉर्डर पे हैं, राजस्थान के किसी बॉर्डर पे हैं, तो वहाँ पे अभी जो है 42-45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो वहाँ AC उनके लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए डट के खड़े हैं। या ठंडी के दिनों में जब सियाचिन की बात आप
जानते होंगे, वहाँ -20 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो काम करते हैं। तो जब इतने विषम परिस्थिति में वो काम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनका जो है मनोबल ऊंचा रहे। उनका जो एक मूवी आई थी ना जोश हाई वाली, तो वो उनका जोश जो है हमेशा हाई रहे, ताकि हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सशस्त्र बलों के कर्मियों का आमतौर पर छोटा करियर भी होता है। इस चीज़ को जरा डिटेल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो रिटायरमेंट का अमूमन जो उम्र होता है बहुत सारे सर्विस में वो 60 साल होता है, 62 या 65 साल तक तो अब होने लगा है। ठीक है, लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेना का जो काम होता है वह शारीरिक क्षमता का एक काम है। ठीक है, तो इसमें और खास करके जवान जो हैं वो जल्दी रिटायर कर दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 80% सैनिक जो है अनिवार्य रूप से 35 से 37 वर्ष की आयु के बीच ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब सोचिए 35 से 37 की जो आयु है वो बहुत आयु तो नहीं है। ठीक है, आदमी युवा ही रहता है, लेकिन इस वक्त ही उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। लगभग 12% सैनिक जो है 40 से 54 वर्ष के बीच सेवानिवृत्त होते हैं। अब यहाँ देखिए आप, अब जिस उम्र में वो पिक पे गए थे वो अपने अनुभव का और फायदा दे सकते थे, उसी उम्र में वो रिटायर हो रहे हैं, चूंकि कारण है कि शारीरिक क्षमता का ये काम है। ठीक है, तो युवा लोगों की सेना में जरूरत है। अब अगर यहाँ से ये रिटायर हो जाते हैं तो इनका करियर तो बहुत छोटा हो गया, फिर आगे चल करके इनको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगा? तो सामाजिक सुरक्षा का जब बात आता है, ध्यान रखिएगा, तो हम पेंशन की बात करते हैं। जब भी सामाजिक सुरक्षा की बात आएगी तो पेंशन की बात आएगी, और पेंशन यदि अच्छा खासा उन्हें मिल रहा है तो बाकी की जो जीवन है वो अच्छे से गुजार सकते हैं। इस पेंशन की राशि से वो कोई दूसरा व्यवसाय भी कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, इसीलिए यह काम भी जरूरी है। ओआरओपी को युवा लोगों के लिए सशस्त्र बलों का करियर में एक आकर्षण विकल्प मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पेंशन अच्छा होगा, अब युवा वर्ग क्या चाहता है कि भाई अच्छे से तैयारी की, आप मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, और ये है कि आप 27 साल में आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, और आपको कहा जाए कि भाई साहब आप 37 साल में रिटायर हो जाएंगे। आपके अंदर मोटिवेशन आएगा आईएएस बनने का? 10 साल का केवल आपका करियर हुआ, और उस वक्त भी आपको कहा जाएगा कि पेंशन जो है, जो आखिरी वेतन है उसके हिसाब से हम तय करेंगे। 10 साल में कितना ही वेतन जाएगा? तो यह समस्या, और साथ में आज से 10 साल बाद सोचिए, आज से 15 साल की बात सोचिए, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाएगा, और आपकी सैलरी के हिसाब से वो पेंशन आ रहा है जो आखिरी सैलरी होगा, तो समस्या आपके लिए होगी कि नहीं? ठीक यहाँ ये हो रहा है, जब पीक एज में जाते हैं वो रिटायर हो जा रहे हैं, तो उनका क्या है कि युवा वर्ग इस क्षेत्र में जाने से बचेगा, वो कुछ और काम करना चाहेगा, वो बिजनेस कर लेना चाहेगा, कुछ भी और काम करेगा, तो फिर हमारे लिए सैन्य क्षमता जो है हमारी कमजोर हो जाएगी। और उस स्थिति में, जबकि आप देख रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनको तो आप समझ ही रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, किस विषम परिस्थिति में हम हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे पास योग्य युवा और मनोबल जिसका ऊंचा हो, ऐसे लोग चाहिए हमारी सेना में। तो इन सब चीज़ों के लिए भी ओआरओपी की जरूरी है। कोश्यारी कमेटी को आप जरूर जान लीजिए। और दूसरी बात है कि जब यह न्यूज अभी चर्चा में आया है और अभी आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है 28 मई को, तो इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वह है कोश्यारी कमेटी। तो इसको सही से समझ लीजिए। देखिए, सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांग पर विचार करते हुए कोश्यारी कमेटी का गठन कर दिया था। पूर्व सैनिकों की मांग का क्या मतलब है? ओआरओपी की बात की जा रही है। ठीक है, यह जो मांग लंबे समय से ये कर रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन की, तो उसको देखते हुए सरकार ने कोश्यारी कमेटी का गठन किया था। ठीक है, अध्यक्षता भगत सिंह कोश्यारी ने की थी इसकी। भगत सिंह कोश्यारी कौन है? अगर आप हाल फिलहाल में खबरों से जुड़े रहते होंगे तो ये अभी महाराष्ट्र के अभी पूर्व में गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, समिति में 10 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय पैनल थी। 2011 में यह जो पैनल है अपना रिपोर्ट दे रही है, और इस समिति ने पूर्व सैनिकों की ओआरओपी की मांग को स्वीकार कर लिया था। मांग को स्वीकार करते हुए समिति ने कुछ जरूरी बातें भी कही थी जिसे आपको जानना चाहिए। समिति ने कहा था कि समान रैंक की समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें इसमें जोड़ दिया था। कहा कि पेंशन दर में भविष्य में किसी भी तरह की वृद्धि को स्वचालित रूप से पिछले पेंशन भोगियों को दिया जाना चाहिए। यहाँ जो है सरकार ना फंस जाती है। सरकार कह रही है पहले से हम इतने लोगों को पेंशन दे रहे हैं, समय के साथ उसकी राशि बढ़ रही है, पिछले वाले को भी देना पड़ेगा, तो फिर जो है हमारे राजकोषीय घाटा बढ़ने की संभावना होगी, हमारे पास उतना खजाने में है ही नहीं पैसा, हम कहाँ से दें। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन समिति ने सिफारिश की थी
क्या हुआ, ये लंबा प्रक्रिया चला। फिर वर्ष 2014 में सरकार ने ओआरओपी योजना के क्रियान्वयन का आदेश पारित कर दिया था। यदि आपको ध्यान हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे 2014-15 में, उस वक्त फिर इसे लागू किया गया था। उस वक्त चुनाव का एक बड़ा मुद्दा भी ये था। ठीक है, सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रयास जो इसको लेकर के थे, मतलब लागू कैसे किया गया उसे समझ लीजिए। देखिए, लोग जैसे कह रहे हैं, पूर्व सैनिक हैं सभी, आंदोलन उस समय बहुत चल रहा था, 2014, 15, 13 का वो समय यदि आपको हो तो काफ़ी आंदोलन चल रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर हो, इंडिया गेट हो, पूरे देश भर में जो पूर्व सैनिक थे, जहाँ भी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के आवेदन दे रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे। तो यहाँ देखिए पोस्टर पर लिखा हुआ है OROP इज आवर राइट, कह रहे हैं ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, इसे हमें दीजिए। सरकार ने इनकी बातों को माना भी, और कमेटी के हिसाब से, जो कोश्यारी कमेटी ने कहा था उसके हिसाब से इस पर काम भी किया गया। भारत सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 को आदेश जारी कर OROP को लागू करने का एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया गया। इसके अंतर्गत 30 जून 2014 तक सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों को कवर किया गया था। ध्यान रखना है यहाँ पर दो चीजें। 7 नवंबर 2015 को आदेश जारी कर दिया गया था। उस आदेश में यह कहा गया था कि वो सभी सैनिक, कर्मी, अधिकारी जो भी हैं, उनको कब तक, यानी कि 30 जून 2014 तक जो भी रिटायर होंगे, उन सबको ये OROP का लाभ मिलेगा। ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि OROP की वर्तमान स्थिति क्या है। लागू हो चुका है, ठीक है, इनको इस तरह से पेंशन की राशि मिल रही है, लेकिन अभी की इसकी स्थिति क्या है, इस पर आते हैं। हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा होगी। जब ये लागू हुआ था तो सरकार ने कहा कि पेंशन की समीक्षा हम हर 5 साल में करेंगे। हालांकि यहाँ पर पूर्व सैनिक जो हैं, जो पेंशन भोगी हैं, उनको आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हर 5 साल पे क्यों आप इसकी समीक्षा करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि 5 साल के बजाय जो है पेंशन की दर की वार्षिक समीक्षा कर लीजिए। आप हर साल कीजिए ये काम, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, सरकार के पास जानकारी हो, हमारे जो डिमांड है मार्केट के हिसाब से जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो फिर आप उस हिसाब से हमारी जो पेंशन की राशि है वो बढ़ा पाएंगे। स्वैच्छिक समय पूर्व सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कार्मिक जो हैं, उनको ORP योजना के पात्र नहीं माना जाएगा। इसके तहत सरकार ने कहा था, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट बहुत लोग ले लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 40 साल में आर्मी से रिटायर होना है, लेकिन किसी कारणवश उनको रिटायरमेंट का पहले लेने का मन किया और वो 36 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया। 4 साल उनकी सर्विस अभी बाकी थी। ध्यान रखना है। तो अब मुद्दा यहाँ आकर के फंस गया था कि जो लोग ठीक है पूरी समय के साथ रिटायरमेंट ले रहे हैं, अपनी पूरी सेवा आर्मी को दे रहे हैं, उन्हें तो OROP का लाभ हम देंगे, सरकार तैयार हो गई। लेकिन उनके लिए क्या, जो समय पूर्व वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं? तो सरकार ने कहा कि भाई देखिए, इसमें हम बहुत क्लियर हैं कि जो लोग भी अपनी पूरी सेवा दिए बिना वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, उन्हें OROP का फायदा हम नहीं देने जा रहे हैं। यहाँ पर पूर्व सैनिकों को इससे आपत्ति है। यहाँ इस कमेटी को ध्यान रखिए, अजय विक्रम सिंह समिति की कुछ सिफारिशें थी, उसके तहत ये कहा गया था। पूर्व सैनिक इस जो समिति के सिफारिशों की अनुशंसा करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इसके तहत आप क्या कीजिए कि जो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं उन्हें भी आप क्या कीजिए, OROP का लाभ दीजिए। ठीक है, एक मांग यह भी है, OROP के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली किसी तरह की विसंगति होती है, कोई परेशानी होता है, विवाद होता है, तो उसके लिए सरकार ने क्या कर दिया था कि 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था। ध्यान रखिए, 1 सदस्य, इसमें केवल 1 सदस्य है। ये एक न्यायिक आयोग गठन कर दिया गया था जिसमें 1 सदस्य थे। किस काम के लिए? तो OROP के तहत कुछ भी क्रियान्वयन इसका होता है, उसमें कुछ विवाद हो तो वो सदस्य देखेगा। अब यहाँ पर पूर्व सैनिकों को आपत्ति है, वो कह रहे हैं कि 1 सदस्य आप क्यों इसमें रख रहे हैं। वरिष्ठ सैन्यकर्मी चाहते हैं कि न्यायिक आयोग जो हो बहुसदस्यीय आयोग हो, यानी कि 1 से अधिक हो, 2, 3, 4 लोग हों, और उसमें क्या हो, पूर्व सैनिकों के साथ साथ सशस्त्र बलों के सदस्य भी शामिल हों, ताकि सबकी बात जो है वहां तक पहुंच सके, सभी लोग अपनी मांगों को रख सके, और विवाद हो तो सभी पक्षों को उनकी बात जो है, उनकी मांग जो है कहने का पूरा मौका मिले। तो यह सब विवाद है तत्काल। फिलहाल जो विवाद है
किस्त को लेकर के विवाद है कि आप जो पेंशन की राशि बची हुई है वह आप किस्तों में ना दे करके एक मुश्त दीजिए। यही पीएल पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट को, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि बहुत सख्त है इस बात को लेकर के, और अब तो रक्षा सचिव को ही बुला लिया है। 20 मार्च को इसकी आगामी सुनवाई होनी है। यदि आप सर्कुलर पढ़ना चाहते हैं तो आप रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखना होगा कि क्या अब उसे वापस लेना होगा गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश देती है, और 20 मार्च को क्या रक्षा सचिव सुप्रीम कोर्ट में सौदे हाजिर होते हैं, फिर क्या क्या बातें होंगी। इन सब पर नज़र बनाए रखिए और इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यह बहुत ज़रूरी मुद्दा बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।